साथियों, आप सभी को नमस्कार। हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में कई इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास की खास विशेषता क्या है कि आज की क्लास में जो हम इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड इवेंट्स पढ़ने वाले हैं, उनको एक क्रम से पढ़ेंगे ताकि जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत ना हो। इस तरीके से हमने इस क्लास को डिजाइन किया है। महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं में कांग्रेस से पहले जो इंपॉर्टेंट कमेटियां और सभाएं आयोजित की जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार संक्षिप्त में आप लोगों को इस क्लास को ओवरव्यू दे देता हूँ। गदर पार्टी हो गई, बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, हंटर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका आ जाएगा। देन स्वराज पार्टी का गठन। ये सारे टॉपिक आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये सभी क्लासेज हमारे ईओकाईएस के द्वारा कंडक्ट की जा रही संकल्प बैच के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती हैं। क्लासेज ईओकाईएस के यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अलग से सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो जाकर क्लासेज को वहां से देख सकते हैं। बाकी इन क्लासेज की पीडीएफ के लिए हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप में आपको जुड़ना होता है, जिसकी एक नॉमिनल फीस केवल 499 है। ये हमारा नंबर है 6306473800। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि क्लासेज आपको मिलती रहें। चलिए क्लास को अपनी शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं में सबसे पहले हम लोग कांग्रेस के गठन होने से पहले जो इंपॉर्टेंट सभाएं और समितियां बनती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्रम लगाने के लिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो जो भी चीजें यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएंगी उनके वर्ष आपको जरूर याद रखने होंगे। बंग भाषा प्रकाश सभा, जिसका गठन होता है 1836 में। उसके बाद जमींदार एसोसिएशन, जिसे हम लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, इसका गठन 1838 में होता है। इसको हम अपने नोट्स में करेक्शन कर देंगे 1838 से। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की जाती है, जिसको हम जमींदार एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन होता है 1843 में। ये लंदन में इसको स्टैब्लिश किया जाता है विलियम एडम्स के द्वारा। महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बारे में 1843 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है लंदन में विलियम एडम्स के द्वारा। जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को स्थापित किया जाता है 1851 में। कलकत्ता में इसको स्टैब्लिश किया जाता है, जिसके पहले अध्यक्ष होते हैं राधा कांत देव और महासचिव इसके देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। जमींदार एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मर्ज करके स्टैब्लिश किया जाता है कोलकाता में, जिसके पहले अध्यक्ष राधाकांत देव और महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा ब्रिटिश संसद को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें अपील की गई थी। यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश संसद को भेजे गए पत्र में अपील क्या थी? पृथक विधायिका का गठन होना चाहिए, उच्च वर्ग नौकरशाही के वेतन में कमी की जानी चाहिए, नमक, आबकारी, डाक कर, इन सभी को हटाना चाहिए। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, उमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ? लंदन में। उद्देश्य इसका क्या रहता है? भारतीय समस्याओं को ब्रिटेन को अवगत कराना और भारतवासियों के पक्ष में एक जन समर्थन तैयार करना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कथन कारण में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, जिसका उद्देश्य होता है भारतीय समस्याओं को ब्रिटेन के समक्ष स्पष्ट करना, ब्रिटेन को अवगत कराना जो ब्रिटिश सरकार है, और भारतवासियों के पक्ष में एक जन समर्थन तैयार करना। मद्रास महाजन सभा 1884 में स्टैब्लिश होती है वी.आर. राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा। ये पूछा जाता है, अक्सर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थे। तो ये तीन नाम दिए होते हैं, एक नाम कोई दूसरा होता है, तो इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसका गठन होता है। इसमें भी आपको तीन नाम दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संबंध में, और ऊपर जो तीन नाम दिए गए हैं ये मद्रास महाजन सभा के संबंध में याद रखने हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है।
भारतीय सुधार समिति 1887 में गठित की जाती है लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में वीडी सावरकर के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में ये लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। तो इतनी तो आपको यहाँ से घटनाएं याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत में बहुत सारे मूवमेंट और घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें सबसे पहले हम देख रहे हैं इंडियन लीग। ये 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की जाती है, जिसके अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी और जिसके सचिव होते हैं कालीनाथ। इंडियन लीग का वर्ष अक्सर पूछा जाता है, तो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन ये 1876 में। इंडियन एसोसिएशन को हम कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद में ये आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में ये आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसको गठित किया जाता है। इसका पहला सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में होता है और फिर उसके बाद 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है। 1886 ये कांग्रेस का जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, उस दौरान इंडियन एसोसिएशन या जिसे हम कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन कहते हैं उसका इसमें विलय कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस संस्था ने सिविल सेवाओं में सुधार की और एल्बर्ट बिल जैसे विवादों के लेकर आंदोलन चलाया था। तो यहाँ से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन के बारे में। इस संस्था के द्वारा सिविल सेवाओं में सुधार की मांग की गई थी और एल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन भी चलाया गया था। यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 में गठित होती है उमेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। मित्र मेला ये 1899 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे चलकर ये मित्र मेला अभिनव भारत संस्था का रूप ले लेती है, जो महाराष्ट्र नासिक में आप इसको देखते हैं 1904 में। तो अभिनव भारत संस्था 1904 में स्टैब्लिश होती है महाराष्ट्र के नासिक शहर में। ये अभिनव भारत सभा बेसिकली मित्र मेला का ही एक स्वरूप होता है, जो आगे चलकर अभिनव भारत संस्था के रूप में ये बदल जाता है मित्र मेला, जिसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में स्थापित की जाती है कलकत्ता में। बरीन्द्र घोष, भूपेन्द्र दत्त, परमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र ये सभी व्यक्ति अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं। प्रश्न अक्सर बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार अब पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से एक आपको इवेंट दे दिया जाएगा, फिर उनसे संबंधित नहीं थे। तो जो प्रमुख नाम है, अब आपको एक बार नाम उनको पढ़ना होगा, अच्छे से रिकॉल करना होगा, याद करना होगा, ताकि प्रश्न इस तरीके से पूछे जाए तो आपकी गलत ना हो। अनुशीलन समिति महत्वपूर्ण है, 1902 में कलकत्ता में स्टैब्लिश होती है। अब अनुशीलन समिति में कौन से लोग प्रमुख रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें बरीन्द्र घोष, भूपेन्द्र दत्त, परमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र भानु का नाम जो है प्रमुख रूप से इसमें देखा जाता है। 1906 में भूपेन्द्र नाथ के द्वारा या कह सकते हैं अनुशीलन समिति के द्वारा युगांतर पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। गदर पार्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। गदर पार्टी जुलाई 1913 में गठित की जाती है, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल रहते हैं और लाला हरदयाल इसके पहले मंत्री भी बनते हैं गदर पार्टी के। गदर पार्टी को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में स्टैब्लिश किया जाता है। अच्छा, इसके अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो सोहन सिंह मखाना थे, राइट। गदर पार्टी जुलाई 1913 में, संस्थापक लाला हरदयाल, कहां पर, तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अध्यक्ष पहले कौन होते हैं, सोहन सिंह मखाना। गदर पार्टी के द्वारा गदर अखबार निकाला जाता है उर्दू में, यह आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। गदर अखबार उर्दू में निकाला जाता है और बाद में ये गुरमुखी में भी इसका प्रकाशन होता है। गदर अखबार का जो पहला पृष्ठ था जिसमें अंग्रेजी राज का चिट्ठा छापा जाता था, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो गदर अखबार के पहले पृष्ठ पर अंग्रेजी राज का चिट्ठा छपता था। ये गदर अखबार गदर पार्टी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था उर्दू में, और बाद में जो गुरमुखी और अन्य भाषाओं में भी ये छापा गया था। इसके बाद अब हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में देख लेते हैं। बंगाल विभाजन ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। इस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय कौन रहते हैं, कर्जन रहते हैं, लॉर्ड कर्जन भारत के इस टाइम वायसराय रहते हैं। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया जाता है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं, इसको शुरू किया जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, राइट। वंदे मातरम बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बनता है। बहिष्कार प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया जाता है। बहिष्कार प्रस्ताव में बेसिकली ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में यहाँ पर अपनाया जाता है।
16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया जाता है। तो तीनों घटनाओं को आपको क्रम से याद रखना है। 20 जुलाई 1905 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभाजन का निर्णय लिया जाता है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध के लिए कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत बनता है वंदे भारत वंदे भारत। बहिष्कार प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाता है, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया जाता है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन आता है जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है और इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 के दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है और ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। तो बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा रद्द कर दिया जाता है और इस दौरान दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने की भी घोषणा की जाती है। तो दिल्ली जो है वो कलकत्ता की राजधानी होगी, ऐसी घोषणा भी की जाती है बंगाल विभाजन को रद्द करते समय। और फिर हम देखते हैं 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है राजधानी बन जाती है भारत की। अच्छा, जब ये 1912 को दिल्ली राजधानी बनती है, इस टाइम भारत के वायसराय कौन होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वायसराय गवर्नर जनरल वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर थे। एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर ये 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में संजीवनी पत्रिका, जिसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र थे। कृष्ण कुमार मित्र ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल में स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो ये आपसे पूछा जाता है, बंगाल में स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? संजीवनी पत्रिका। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था बंगाल विभाजन के विरोध में। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये विभाजन के विरोध में हुए शुरुआती आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, याद रखिएगा इसे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। ये पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। पूछा गया स्टेटमेंट है, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। और आप जानते हैं कि आपके बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री सेक्शन में रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी और नेहरू ये 3 थिंकर दिए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में इन तीनों से भर भर के पूछे जाते हैं, खासकर स्टेटमेंट बना के, राइट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के ये समर्थक थे। बंगाल से बाहर हुए स्वदेशी आंदोलन उनके नेतृत्वकर्ता सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से। तो बंगाल से बाहर जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा खान ने। उत्तर प्रदेश पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम के द्वारा, और मुंबई पुणे में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान तिलक के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली में सैयद हैदर रजा खान, उत्तर प्रदेश पंजाब में लाला लाजपत राय अजीत सिंह, मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम और मुंबई पुणे में बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान तिलक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। आंदोलन की असफलता के कारण आपसे पूछे जाते हैं। अब जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वैसे में अब ये प्रश्न आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। आंदोलन की असफलता के कारण, आंदोलन की असफलता के कारणों में एक तो किसान और जो मुसलमान थे वो इस आंदोलन से दूर रहे। किसानों में से एक आपको अपवाद के रूप में याद रखना है। किसान में से आप देखेंगे तो 22 साल के मुस्लिम किसानों को छोड़कर, 22 साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो 22 साल के मुस्लिम किसानों को छोड़कर जो है सामान्यतः किसान स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे थे। वहीं मुसलमानों में भी कुछ विशिष्ट मुसलमानों को छोड़ दे तो इस आंदोलन से दूर रहे थे। दूसरा इसका कारण होता है अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल का सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, और ये कई बार आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बना के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तीसरा कारण है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदारों तक ही ये स्वदेशी आंदोलन सीमित था। तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदारों तक ही आंदोलन का सीमित होना, किसानों और मुसलमानों का इस आंदोलन से दूर रहना, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल का सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना स्वदेशी आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है अगस्त 1906 में। आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में की जाती है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, जिनकी पुस्तक है द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ये
पत्रकार का नाम आपसे पूछा जाता है, एच.डब्ल्यू. नेविंसन, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं या अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी पर हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये दिसंबर 1906 में गठित होती है, ढाका बांग्लादेश में। आगा खां सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इसके पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से किस तरीके से पूछा जाता है, एक तो मुस्लिम लीग से कौन से व्यक्ति नहीं जुड़े हुए थे, तो ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए। मुस्लिम लीग ये कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। वर्ष क्या है? 1906। उसके अलावा मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा स्थापित की जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष होते हैं अमीर अली। अब इस तरीके के आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट जो है नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। लंदन में मुस्लिम लीग की जो शाखा स्थापित होती है वो किसके द्वारा स्थापित की जाती है? नाम याद रखिएगा, अमीर अली, जो इसके पहले अध्यक्ष भी बनते हैं। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। बाकी मुस्लिम लीग 1906 में गठित होता है, ढाका बांग्लादेश में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बनते हैं वकार उल मुल्क। मुस्लिम लीग के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया जाता है 1908 में। लंदन में इसकी एक शाखा स्थापित की जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष अमीर अली होते हैं। कांग्रेस का विभाजन देखते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, वहां पर कांग्रेस का विभाजन आपको देखने को मिलता है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 23rd अधिवेशन जो 1907 सूरत में होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अध्यक्षता के संबंध में ही, रास बिहारी घोष नाम दिया गया था और रास बिहारी बोस नाम दिया गया था। अब अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी और प्रश्न आप आता हुआ भी गलत कर देंगे। तो याद रखिएगा, रास बिहारी घोष है, बोस नहीं है, राइट। 23rd अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 में होता है। कहाँ? सूरत में। अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जाती है। और कांग्रेस के भीतर विभाजन होता है। कांग्रेस के भीतर यह विभाजन गरम दल और नरम दल के बीच होता है। गरम दल जो उग्रवादी दल था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। बाल गंगाधर तिलक के अलावा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष इसमें प्रमुख रूप से थे। लाल, बाल, पाल, ये 3 टुकड़ियां थी। लाल, बाल और पाल, ये त्रिगुट माना जाता है गरम दल का। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इसके अलावा अरविंद घोष भी इस गरम दल के प्रमुख व्यक्ति थे। आपसे प्रश्न यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उग्रवादी दल या गरम दल से कौन संबंध रखता है? आपको 4 नाम दे दिए जाते हैं, जिसमें से 4 नाम में से 3 नाम आपको ये गरम दल के होते हैं और 1 नाम जो है नरम दल का होता है। तो ऐसे में ये नाम आपको याद रखने हैं। वहीं नरम दल का नेतृत्व कर रहे होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें अन्य नाम है जैसे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सभी नरम दल से संबंध रखने वाले होते हैं। नरम दल बेसिकली ये ब्रिटिश समर्थक थे। ये ब्रिटिश से दया याचिका के द्वारा भारत में एक डोमिनियन स्टेट की बात करते थे। वहीं जो गरम दल होता है ये स्वराज की बात करता है, स्वशासन की बात करता है, संघर्ष की बात करता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। सूरत पैक्ट यानी कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के बीच में। सूरत पैक्ट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये जो विभाजन कांग्रेस का होता है गरम दल और नरम दल में, ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में होता है 1907 में, जो होता है रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, होम रूल आंदोलन शुरू होता है 1916 में। भारत को स्वशासन दिलाने के लिए होम रूल, जैसे आपको इस नाम से स्पष्ट होना जाना चाहिए, होम रूल यानी घर का शासन, स्वशासन। तो भारत को स्वशासन दिलाने हेतु होम रूल आंदोलन को शुरू किया जाता है। होम रूल आंदोलन को आप 2 भागों में बांटकर देखेंगे। एक तो अप्रैल 1916 को तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया जाता है। तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू करने के लिए जो इसका मुख्यालय बनाया जाता है, ये बेलगांव पुणे में बनाया जाता है। इसका कार्य क्षेत्र सीमित था। जो तिलक के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन था, ये कार्य क्षेत्र में आप देखेंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र का क्षेत्र, मुंबई को इसमें आप छोड़ देंगे, और मध्य प्रांत बरार तक ये सीमित था। वहीं जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन था, ये व्यापक स्तर पर था। इसलिए अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन की चर्चा करेंगे। एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 को होम रूल लीग बनाया जाता है, होम रूल आंदोलन को शुरू किया जाता है। ये अपना मुख्यालय मद्रास के अडयार में बनाती हैं, राइट। अच्छा, ऊपर जो तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, इस दौरान इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा। मुख्य लक्ष्य इन्होंने स्वराज, भाषाई प्रांतों की स्थापना और शिक्षा का प्रचार प्रसार रखा था।
एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन को शुरू किया जाता है। मुख्यालय मद्रास के अडयार में स्टैब्लिश किया जाता है। इसे हम अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन भी कहते हैं। 200 से अधिक शाखाएं पूरे भारत में इसकी खोली गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, उसमें जो होम रूल लीग बनाई गई थी उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे और उसके अन्य सदस्यों में रामास्वामी अय्यर और वीपी वाडिया, इन दोनों की भी प्रमुख भूमिका थी। होम रूल आंदोलन के दौरान आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस समुदाय के द्वारा जो है समर्थन नहीं मिला था, तो आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान और दक्षिण भारत की ब्राह्मण जातियों ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था, होम रूल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। होम रूल आंदोलन की सदस्यता किसने ग्रहण की थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो होम रूल आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर जिन्होंने होम रूल आंदोलन के दौरान सर को हम नाइट की उपाधि भी कहते हैं, तो सर या नाइट की उपाधि को इन्होंने त्याग दिया था। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान नाइट या सर की उपाधि त्यागी गई थी, तो नाम क्या था, सुब्रमण्यम अय्यर। तो ये प्रमुख नाम है जिन्होंने होम रूल आंदोलन में सदस्यता ग्रहण की थी। तो इसमें नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और सुब्रमण्यम अय्यर का प्रमुख रूप से नाम आता है। चित्तरंजन दास इसके सदस्य नहीं थे, ये याद रखिएगा होम रूल आंदोलन के। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, जो होम रूल लीग बनाई गई थी, राइट। होम रूल आंदोलन अब ये कैसे समाप्त होता है, तो इसकी समाप्ति का प्रमुख कारण होता है मॉन्टेस्क्यू घोषणा, जो 1917 में घोषित की जाती है। मॉन्टेस्क्यू घोषणा के आधार पर ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। अच्छा, ये जो मॉन्टेस्क्यू होते हैं ये भारत के इस टाइम सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड इस दौरान भारत के वायसराय होते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या जिसे हम भारत शासन अधिनियम 1919 का मानते हैं, ये इसका आधार बनती है मॉन्टेस्क्यू घोषणा जो 1917 में होती है। और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो होते हैं, इनका होम रूल के द्वारा समर्थन किया जाता है। तिलक इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल पर अपनी मानहानि का मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। इस तरह जो आंदोलन का नेतृत्व होता है वो नेतृत्वहीन हो जाता है और ऐसे में होम रूल आंदोलन कमजोर होकर समाप्त हो जाता है। वेलेंटाइन सिरोल की चर्चा की गई है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा था और वेलेंटाइन सिरोल पर ही मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए ये इंग्लैंड चले जाते हैं, राइट। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है, जिसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दी जाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं गांधी जी। एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये होम रूल आंदोलन की पूरी कहानी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आए थे, जिसमें पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक परिचय दिया गया था और इन सुधारों का होम रूल लीग के द्वारा समर्थन किया गया था और आंदोलन को जो है समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी। अब हम देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान थे। तो सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का क्रमिक परिचय ये था। भारत सरकार अधिनियम या जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आए थे, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। अब भारत सरकार अधिनियम 1919 में पृथक निर्वाचन का और भी विस्तार किया जाता है अन्य वर्गों में भी, जिसमें सिख, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां शामिल होती हैं। तो ये आपको पहली बात याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आते हैं, जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दी गई थी। इसका विस्तार कर इसमें सिख, भारतीय ईसाइयों, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की जाती है। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक आरक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जिसमें कानून व्यवस्था, भूमि, वित्त, राजस्व, सिंचाई ये सभी विषय शामिल थे। वहीं हस्तांतरित विषय जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि ये सभी इसमें शामिल होते थे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आरक्षित विषय में कौन से विषय सम्मिलित थे और हस्तांतरित विषय में कौन से विषय सम्मिलित थे या नहीं थे। ऐसे में जब आपको ये याद होगा कि आरक्षित विषय में कौन से विषय यहाँ पर थे और हस्तांतरित में कौन से प्रमुख विषय थे, तब आप उस प्रश्न को सही करने की स्थिति में होंगे। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में क्या बेसिक अंतर है, इसके बारे में आप जान लीजिए। हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन होता था वो प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों के माध्यम से चलाया जाता था। वही जो आरक्षित विषय होते थे, इन विषयों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों में कुछ चुने हुए मंत्रियों के द्वारा
चलाया जाता था। ये बेसिक डिफरेंट था, यानी आरक्षित विषयों की जो शक्ति थी बेसिकली वो गवर्नर या कह सकते हैं वायसराय के पास होती थी, और जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते थे उसमें भारतीय भी होते थे। इसलिए हस्तांतरित विषयों में तो भारतीयों का हस्तक्षेप थोड़ा बहुत हो भी जाता था, लेकिन यहाँ पर आरक्षित विषयों में जो है भारतीयों का हस्तक्षेप नहीं हो पाता था। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती थी, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अतिरिक्त जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती थी वो भारत के वायसराय के पास होती थी। उन पर अंतिम रूप से कानून बनाने, निर्णय लेने का जो अधिकार होता था वो वायसराय के पास होता था। महिलाओं को पहली बार सीमित मतदान का अधिकार दिया गया था इस अधिनियम के तहत। एक्ट में पहली बार लोक सेवक आयोग के गठन का प्रावधान था, और उसी के तहत हम देखते हैं 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना भी की जाती है। भारतीय विधानमंडल में बजट पास करने संबंधी अधिकार यहाँ पर दिया जाता है पहली बार। इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय भी बनाया था। ये पूछा गया स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इस एक्ट की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जो बाद में हम साइमन कमीशन के रूप में देखते हैं, जो भारत आता है। तो इतनी बातें आपको भारत सरकार अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आते हैं आपको याद रखना है। प्रश्न यहाँ से स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कांग्रेस का दूसरा विभाजन। कांग्रेस का पहला विभाजन हमने सूरत पैक्ट के रूप में देखा था, गरम दल और नरम दल के रूप में होता है। वहीं कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है 1919 के सुधारों को लेकर होता है। इसमें एक दल ऐसा होता है जो 1919 के सुधारों का विरोध कर रहा होता है और दूसरा समर्थन कर रहा होता है। 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदार संघ यानी इंडियन लिबरल पार्टी की स्थापना की। तो सीधी सी बात है, चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किसके द्वारा किया जाएगा? तो उदारवादी नेताओं के द्वारा। तो उदारवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में चेम्सफोर्ड सुधारों का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने भारतीय उदार संघ को स्थापित किया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इन सुधारों का विरोध किसके द्वारा किया जाएगा? तो विरोध किया जाएगा जो गरम दल के जो उग्रवादी नेता थे, जिसमें प्रमुख रूप से हम बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का नाम देखते हैं। तो लोकमान्य तिलक के द्वारा 1919 के सुधारों को असंतोषप्रद और निराशाजनक एक बिना सूरज का सवेरा बताया था। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट 1916 के बारे में। जैसे हम लोगों ने सूरत पैक्ट पढ़ा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। उसी तरीके से लखनऊ पैक्ट होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे होते हैं। और इस अधिवेशन के द्वारा जो समझौते होते हैं उन्हीं को हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम उग्रवाद यानी जो गरम दल होता है उसका हम कांग्रेस में पुनः प्रवेश देखते हैं, यानी उग्र दल और नरम दल जो होता है उनके बीच यहाँ पर समझौता होता है। उस समझौते के बाद ही गरम दल जो है पुनः कांग्रेस में प्रवेश करती है। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसकी प्रमुख शिल्पी थी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता होता है। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख शिल्पी होते हैं। तो दोनों याद रखना है। उग्रवाद या गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश होना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता होता है इसमें प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक की। कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता होता है उसका एक प्रमुख कारण होता है कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया जाता है। इस अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की भेंट भी हुई थी, जिन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 32वां अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित किया जाता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसी अधिवेशन में बिहार के भितरवा गांव के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए। चंपारण में जो चंपारण के किसानों के ऊपर मिल मालिकों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, किसानों को उनके 3/20वें भाग यानी तिनकटिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो उसके शोषण से ग्रसित किसानों की समस्याओं को लेकर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। अब हम यहाँ से गांधी जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है काठियावाड़ पोरबंदर में, गुजरात में जो है। और इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। आप जानते हैं नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दी जाती है। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 1893 में ये गए थे और 1915 में ये भारत वापस लौटे थे। 1893 में नस्ली भेदभाव के कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्स बर्ग रेलवे स्टेशन पर
ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल दिया जाता है। ये घटना काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 1893 में जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और उसी दौरान बीच में नस्ली भेदभाव के कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से इनको निकाल दिया गया था। इनके पास प्रथम श्रेणी की टिकट भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस नस्ली भेदभाव के कारण इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल फेंका गया था। 1894 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस को स्टैब्लिश करते हैं और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र भी ये यहाँ से निकालते हैं। तो ये आपको पहली बात याद रखनी है, ये पूरी घटना। और उसके बाद 1894 की ये घटना जो दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस को स्टैब्लिश किया जाता है और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला जाता है, आपसे पूछा जाता है। फिर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध ये सत्याग्रह करते हैं। 1910 में जोहान्सबर्ग में टालस्टॉय फॉर्म को स्टैब्लिश करते हैं एक जर्मन शिल्पकार कालिनबाख की सहायता से। फिर 1913 में पोल टैक्स और कानून विवाह पंजीकरण कानून के विरुद्ध ये अभियान चलाते हैं और फिर 1915 में ये भारत आते हैं और भारत में सबसे पहले ये मुंबई पहुंचते हैं। तो इतनी घटना आपको ये दक्षिण अफ्रीका की याद रखना है 1893 से 1915 के बीच की। 1915 में ये भारत आ जाते हैं और फिर ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोपाल कृष्ण के गोखले के द्वारा इनको भारत के भ्रमण करने के लिए कहा जाता है। फिर ये भारत का भ्रमण करते हैं और उसी कड़ी में हम 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की भेंट को पढ़ा, जिसमें राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको चंपारण आने का न्योता दिया जाता है और फिर गांधी जी चंपारण जाते हैं और गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सविनय अवज्ञा या भारत में इनके द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 का। अच्छा, 1915 में, इससे पहले जब ये आते हैं भारत तो साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश करते हैं, सत्याग्रह आश्रम के नाम से जिसको जाना जाता है, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। पहला सविनय अवज्ञा या भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, कि किसानों से अंग्रेज बागान जबरन नील की खेती तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत 3/20वें भाग पर इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और सत्याग्रह के लिए चंपारण आने का निमंत्रण दिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहर पारिक, JB कृपलानी, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण, रामनवमी और शंभू शरण ये प्रमुख व्यक्ति थे। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह से कौन से व्यक्ति जुड़े थे या नहीं जुड़े थे। तो ऐसे में ये नाम आपको सभी याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन किया जाता है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता PG सलाई के द्वारा की जाती है। FG सलाई है, माफ कीजिए, FG सलाई के द्वारा की जाती है। और इन 6 सदस्यों में से एक अध्यक्ष हो गए FG सलाई, उसके अलावा जो 5 अन्य सदस्य होते हैं उसमें से एक नाम होता है महात्मा गांधी का भी, उसके अलावा LC अदामी, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी, ये 6 सदस्य होते हैं चंपारण एग्रीरियन कमेटी में। चंपारण एग्रीरियन कमेटी के द्वारा तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की जाती है। तो परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह के, जिसमें तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है और किसानों से वसूले गए धन का 25% उन्हें वापस कर दिया जाता है। तो ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी के संबंध में गांधी जी के विचारों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो मुख्य रूप से रस्किन बॉन्ड, थोरो, टालस्टॉय से प्रभावित थी। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आपसे पूछी जाती है अनटू द लास्ट। इस पुस्तक से गांधी जी ने व्यक्ति का कल्याण सबका कल्याण है, शारीरिक परिश्रम का आदर करना, ये मूलभूत नैतिक विचार सीखे। थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी और वही टॉलस्टॉय से ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इस स्टेटमेंट से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे और उन्हें अहिंसक सहयोग का आधार बना उनके। तो ये टॉलस्टॉय, थोरो, रस्किन बॉन्ड से प्रभावित थे और इनके प्रभावितता के संबंध में ये तीनों बातें याद रखनी है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से व्यक्ति का कल्याण सबका कल्याण है, शारीरिक परिश्रम का आदर करना गांधी जी ने सीखा। थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। टॉलस्टॉय से ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, इस वाक्य से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उनके अहिंसक सहयोग का यह आधार बना। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी के समर्थक थे, ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। तो गांधी जी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर इन्होंने अधिक जोर दिया। गांधी इनोवेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो गांधी का नवाचार यानी गांधी इनोवेशन का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। इस शब्दावली का हालांकि सर्वप्रथम प्रयोग प्रहलाद और आर्य माशेलकर ने किया था। ये आपसे पूछा जा चुका है गांधी इनोवेशन का क्या मतलब होता है, कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए।
गांधी इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रहलाद और माशेलकर ने। अब हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये प्रथम भूख हड़ताल भी थी गांधी जी की। फरवरी 1918 में ये घटना घटित होती है। अहमदाबाद की जो कपास या कपड़ा मिल के मजदूर और मिल मालिकों के बीच विवाद होता है प्लेग बोनस को लेकर। मजदूरों में 50% बोनस की मांग रखी जाती है, किंतु मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने की मांग पर ये राजी होते हैं। गांधी जी मजदूरों को हड़ताल पर जाने और 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करते हैं। मामला एक ट्रिब्यूनल के पास सौंप दिया जाता है। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया और 35% बोनस देने का फैसला किया। तो ये आपको अहमदाबाद मिल हड़ताल के संबंध में इतनी बातें याद रखनी है। फरवरी 1918 में होता है, ये प्रथम भूख हड़ताल होती है। प्लेग बोनस को लेकर मजदूर और मिल मालिकों के बीच विवाद होता है। मजदूरों के द्वारा 50% बोनस की मांग रखी जाती है, किंतु मिल मालिक मजदूरों को केवल 20% बोनस देने पर राजी होते हैं। फिर गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं और मजदूरों को हड़ताल पर जाने और 50% के स्थान पर 35% बोनस की मांग करने को कहते हैं। मामला ये और आगे बढ़ता है और फिर ये ट्रिब्यूनल के पास सौंप दिया जाता है। ट्रिब्यूनल ने भी मजदूरों के पक्ष में निर्णय देता है और 35% बोनस देने का यहाँ पर फैसला कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये गांधी जी का हम देख रहे हैं भारत में दूसरा सफल आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल के रूप में। इस आंदोलन में अनुसुईया बेन ने भी गांधी जी को सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है। अब यहां से भी क्रम लगाने के लिए आता है, तो सबसे पहले हमने देखा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद में खेड़ा सत्याग्रह होता है। ये आपको क्रम याद रखना है, भूलना नहीं है। नोट्स में क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, हालांकि हमने यहाँ पर मंथ डाल दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो पहले होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल और उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 को। ये प्रथम असहयोग था गांधी जी के द्वारा किया गया, भारत में प्रथम असहयोग था खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में जो हुआ था। फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से अगर कम होगा तो राजस्व पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। एक नियम निकाला गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा और उस नियम के तहत ये हुआ था कि फसल उत्पादन अगर कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम होगा तो राजस्व जो है वो माफ कर दिया जाएगा। 1918 में भीषण अकाल पड़ता है, प्लेग और हैजा का भी प्रकोप रहता है। तो इसके कारण क्या होता है, खेड़ा जिला जो गुजरात का एक प्रमुख जिला है, यहाँ पर फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। फिर भी सरकार ने किसानों से माल गुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। 1917-18 के बीच 23% की कर में यहाँ पर वृद्धि भी कर दी गई थी। तो जहां पर कर को पूरी तरीके से माफ किया जाना था उसके बजाय पर हमने देख रहे हैं कि 23% की यहाँ पर वृद्धि कर दी जा रही है। फसल उत्पादन अगर कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम यानी 25% से भी कम होगा तो क्या था, राजस्व माफ करना था। 1918 में एक पड़ता है भीषण अकाल और इस दौरान प्लेग और हैजा का प्रकोप देखते हैं, फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है किसानों से राजस्व वसूलती है, न केवल राजस्व वसूलती है बल्कि इस दौरान 1917 से 18 के दौरान हम देखते हैं करों में 23% की वृद्धि भी कर दी जाती है। ऐसे में महात्मा गांधी खेड़ा का दौरा करते हैं और इस दौरान वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और पारिक मोहनलाल आदि ने भी गांधी जी का साथ दिया और ये खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह का परिणाम क्या होता है, 1 वर्ष के लिए कर को माफ कर दिया जाता है और आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की जाती है और किसानों की जो जब्त संपत्ति होती है उसको लौटा दिया जाता है। राइट, तो परिणाम के बारे में ये तीनों तथ्य याद रखना है। 1 वर्ष के लिए जो है कर को माफ कर दिया जाता है, आगामी वर्षों में करों की दर में कमी की गई और किसानों की जो जब्त संपत्ति थी उसको लौटा दिया गया। तो ये गांधी जी का हम देख रहे हैं तीसरा मूवमेंट, एक सफल मूवमेंट होता है खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में। राइट, अच्छा आपसे पूछ लिया जाता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण। अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट आता है मार्च 1919 को। रोलेट एक्ट को हम द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रोलेट कमेटी की सिफारिश पर रोलेट एक्ट पारित किया जाता है मार्च 1919 में, जिसे हम द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, उनको कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे लाया जाता है। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर आलोचना की थी।
इसके विरोध में रोलैट सत्याग्रह होता है 6 अप्रैल 1919 को, और ये प्रथम जन आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो प्रथम जन आंदोलन रोलैट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू होता है गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में पलवल में ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अप्रैल को, और इनको बम्बई भेज दिया जाता है। गांधी जी की इस गिरफ्तारी का विरोध पूरे भारत में होता है, और खासकर हम देखते हैं पंजाब में इसका विरोध होता है, और इसी विरोध के चलते फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने कर न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, राइट। रोलेट एक्ट के विरोध में कर न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो गांधी जी की गिरफ्तारी होती है 9 अप्रैल को, और गिरफ्तार करके इनको मुंबई भेज दिया जाता है। दिल्ली और पंजाब में जो गांधी जी जा रहे थे वहां उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। और 9 अप्रैल को ही राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यम मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 10 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर शहर में गोलाबारी होती है, और इस गोलाबारी के बाद में यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर बढ़ रही हिंसा को कंट्रोल करने के लिए डायर को भेजा जाता है, जनरल डायर को, और फिर यहाँ पर मार्शल लॉ भी लागू किया जाता है। और ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति 5 व्यक्तियों से अधिक की सभाएं नहीं होंगी, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस तरीके की ग्रुपिंग वगैरह बना के। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन, जब बैसाखी का त्यौहार होता है, तो बैसाखी मनाने के लिए लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और स्थानीय नेताओं के द्वारा भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। एक तो रोलैट एक्ट की समाप्ति, और दूसरा 10 अप्रैल की गोलाबारी की निंदा, राइट। इस सभा की सूचना पाने पर जनरल डायर बिना पूर्व चेतावनी के सभा पर गोली चला देता है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग जो हैं मारे जाते हैं। और इसी कांड को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इस नरसंहार में हजारों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, राइट। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड को हम लोग सर की उपाधि भी कहते हैं, इसको त्याग देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना में। शंकर राम नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया जाता है। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने हिंसा का मार्ग अपनाया, जिससे आहत होकर 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। तो ये रोलैट एक्ट की पूरी कहानी है। मार्च 1919 में ये आता है क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए। फिर इसके विरोध में पूरे देश में व्यापक विरोध किया जाता है काला कानून कहकर। रोलैट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। ये प्रथम जन आंदोलन होता है। गांधी जी दिल्ली और पंजाब क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन उनके वहां प्रवेश करने से पहले ही पलवल में गिरफ्तार करके इनको मुंबई भेज दिया जाता है गांधी जी को। गांधी जी की गिरफ्तारी का भी विरोध किया जाता है, और इस विरोध में 9 अप्रैल के ही दिन सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब अमृतसर क्षेत्रों में व्यापक हिंसा फैल जाती है, और जिसके कारण वहां पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है। 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का जो दिन होता है, बैसाखी मनाने के लिए लोग जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और इसी दिन स्थानीय नेताओं के द्वारा भी रोलैट एक्ट विरोध और जो गिरफ्तारियां होती हैं, 10 अप्रैल को जो गोलाबारी होती है उसकी निंदा के लिए यहाँ पर एक सभा आयोजित करती हैं, जिसकी सूचना जनरल डायर को पता चल जाती है। जनरल डायर के द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलाबारी की जाती है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं इसमें सभी शामिल होती हैं। इस हत्याकांड की भर्त्सना, इसके विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड यानी सर की उपाधि को त्याग देते हैं। शंकर राम नायर के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया जाता है। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो है सत्याग्रह को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अनेक सत्याग्रहियों ने हिंसा का मार्ग अपना लिया था। एपीजे टेलर नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हो गए थे, ये स्टेटमेंट दिया था। ये एपीजे टेलर का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुए। एनी बेसेंट ने सत्याग्रह का विरोध किया था। गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहा था। गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहने में और भी महिलाएं थी, जिसमें हम ब्रितानी महिला का नाम अक्सर देखते हैं। ब्रितानी महिला में एनी बेसेंट का नाम, मैडलिन स्लेड जो बाद में मीरा बेन के नाम से प्रसिद्ध होती हैं, कैथरीन हेलमेन जो सरला बेन के नाम से जानी जाती हैं, और पद्मा मीनाक्षी, ये प्रमुख नाम है जो ब्रितानी महिला के नाम से इनको देखा जाता है। और इन्होंने गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहा था, राइट। एनी बेसेंट ने सत्याग्रह का विरोध किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी, जिसको हम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहते हैं, इसको गठित किया जाता है अक्टूबर 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की जाती है। इसमें 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्यों में से
तीन भारतीय होते हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़ा और साहबजादा सुल्तान, ये तीन भारतीय थे हंटर कमेटी में। हंटर कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? 8। 8 में से 3 भारतीय थे। नाम याद रखना है, जगत नारायण, चमनलाल सीतलवाड़ा और साहबजादा सुल्तान। सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही क्षतिपूर्ति, जिसे हम इन्वेंट्री एक्ट कहते हैं, व्हाइट वॉशिंग बिल के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको पारित किया जाता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा तो की थी, लेकिन किसी भी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की थी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए हंटर कमेटी के संबंध में। हंटर कमेटी को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त की गई कमेटी होती है अक्टूबर 1919 में। 8 सदस्य होते हैं, 3 भारतीय होते हैं। सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही एक एक्ट पारित कर दिया था, जिसे हम क्षतिपूर्ति एक्ट या व्हाइट वॉशिंग बिल के नाम से जानते हैं। हंटर कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट अंतिम रूप से आती है उसमें जनरल डायर की निंदा तो की जाती है इसके कार्यों की, लेकिन जनरल डायर के ऊपर किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की जाती है। कांग्रेस के द्वारा भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक तहकीकात कमेटी बनाई जाती है। तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं। इसके अन्य सदस्यों में से मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, चित्तरंजन दास, एम.आर. जयकर, तैयब जी भी होते हैं। तो ये याद रखिएगा, तहकीकात कमेटी ये कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय करते हैं। बाकी अन्य सदस्यों के ये नाम आपको पता होने चाहिए। अब हम खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत आंदोलन की उपज आपको कहां से देखने को मिलती है? तो 1919 में इंग्लैंड और तुर्की के बीच एक संधि होती है, जिसको हम सीवर्स या सेब्रीज की संधि कहते हैं। इस सेब्रीज संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और खलीफा को उसके पद से हटा दिया जाता है। खलीफा जो मुस्लिम समुदाय का एक उच्च प्रतिनिधित्व माना जाता था, ये धर्म से जुड़ा हुआ पद था, खलीफा का पद। जब इस खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है तो मुसलमान जो होते हैं वो पूरे विश्व में ब्रिटेन के इस कदम का विरोध करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय तुर्की का सुल्तान कौन था, तो आप क्या बताएंगे? अब्दुल हमीद द्वितीय था। इसको खलीफा के पद से जब हटाया जाता है तो ब्रिटेन के इस कदम से पूरे विश्व में मुसलमानों में रोष फैलता है, और जिसका परिणाम आपको भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में फिर इसी के विरोध में शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीति से नहीं जुड़ा था, लेकिन इस खिलाफत आंदोलन, इस मुद्दे को आधार बनाकर भारत में गांधी जी के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और साथ ही ये खिलाफत आंदोलन आगे असहयोग आंदोलन को शुरू करने का भी आधार बनता है। भारत में खिलाफत आंदोलन के संबंध में आपको ये याद रखना है, पहली घटना सितंबर 1919 में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत सम्मेलन होता है नवंबर 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में। कहां पर होता है? तो ये दिल्ली में होता है। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि ये जो अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और इसके सदस्यों में से आपको याद रखना है अली बंधु। अली बंधु में शौकत अली, मोहम्मद अली का नाम आता है, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां और मौलाना आजाद, ये सभी सदस्य इस खिलाफत कमेटी से जुड़े हुए थे। तो खिलाफत आंदोलन से जुड़े प्रमुख नाम हैं, आपको पता होने चाहिए, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। फिर नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया जाता है महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने और सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने के लिए एक उपयुक्त मंच के तौर पर ये देखते हैं। खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन भी मिलता है, हालांकि प्रारंभ में बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल जाता है। राइट, तो खिलाफत आंदोलन के संबंध में आपको ये सभी जानकारी होनी चाहिए। खासकर ये जो नाम है अली बंधु, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां, मौलाना आजाद, ये सभी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं, जहां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन ये 1920 में होता है, महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं वी राघवाचारी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने संवैधानिक की जगह शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल संवैधानिक और न्यायपूर्ण तरीके से ही संघर्ष के पक्षधर थे, जिसके कारण इनके द्वारा कांग्रेस को छोड़ दिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस की सदस्य शुल्कता जो होती है, सदस्य बनने के लिए जो शुल्क होता है वो 25 पैसे कर दिया जाता है।
भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का यहाँ गठन किया जाता है। पहली बार कांग्रेस के द्वारा रियासतों के प्रति अपनी नीति की यहाँ पर घोषणा की जाती है। कांग्रेस के रोजमर्रा क्रियाकलापों को देखने के लिए एक 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया जाता है नागपुर अधिवेशन के दौरान ही। और नागपुर अधिवेशन 1920 में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है चित्तरंजन दास के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जाता है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1920 तक ये चलता है। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ये पास होता है, इसे याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित होता है? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में, और कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन ये पास होता है। और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है। समाज का सभी वर्ग इस असहयोग आंदोलन में शामिल होता है। मध्यम वर्ग, विद्यार्थी, किसान, महिलाएं, हिंदू मुस्लिम एकता आपको यहाँ देखने को मिलती है। व्यवसायी वर्ग का समर्थन, हालांकि बड़े उद्योगपतियों का एक वर्ग यहाँ पर संशयवादी रहता है। महात्मा गांधी ने स्वराज का नारा दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने स्वराज का नारा कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान ही केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वहीं जमनलाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है दिसंबर 1921 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे होते हैं। लेकिन इस दौरान चित्तरंजन दास जेल में होते हैं, इसलिए इनके स्थान पर कार्यकारी जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है हकीम अजमल खां। अहमदाबाद अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा का लक्ष्य, समय, भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया था। 4-5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 फरवरी लिखा मिलता है और कहीं कहीं 5 फरवरी मिलता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं या तो 4 फरवरी दिया होगा या फिर 5 फरवरी दिया होगा। तो दोनों में से कोई भी डेट हो, आप उस डेट को चुन सकते हैं। ज़्यादातर जो किताबें हैं स्पेक्ट्रम वगैरह, वहाँ पर 5 फरवरी का ही दिन देखा जाता है, लेकिन कुछ अन्य किताबों में 4 फरवरी लिखा रहता है। तो दोनों आपको डेट याद रखनी है। 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना होती है। चौरा चौरी ये गोरखपुर में है। चौरी चौरा पुलिस थाने में उग्र जनता के द्वारा जो है 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। इस हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने तुरंत तत्काल असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी की बरदौली बैठक में रखा भी जाता है। तो ये याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव ये कांग्रेस कार्यकारिणी की बरदौली बैठक में रखा गया था। 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था? 4 या 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा घटना। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 वर्ष की सजा इनको सुनाई दी जाती है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए जाते हैं। राइट। असहयोग आंदोलन का मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट के द्वारा विरोध किया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार पहले व्यक्ति आपसे पूछे जाते हैं तो मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड को बनाया जाता है। तिलक स्वराज फंड ये अपने लक्ष्य से आगे निकल जाता है। तिलक स्वराज फंड बनाने का उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन के लिए धनराशि इकट्ठा करना। कुल 1 करोड़ धनराशि इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था, और इसमें से सबसे ज्यादा धनराशि आपको मुंबई प्रांत से प्राप्त होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। 1 करोड़ में से लगभग 37 लाख जो रुपए होते हैं वो केवल मुंबई से प्राप्त होते हैं। बाकी अन्य प्रांतों की भी अग्रणी भूमिका रहती है, लेकिन सबसे अधिक भूमिका जो स्वराज फंड के लिए धन इकट्ठा करने में होती है उसमें मुंबई की रहती है। तिलक स्वराज फंड का दूसरा उद्देश्य रहता है बाल गंगाधर तिलक की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें सम्मानित करना। बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु होती है वो 1 अगस्त 1920 को होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्रम लगाने में इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में इलाहाबाद में होता है। स्वराज पार्टी का जब गठन होता है तो उसके सचिव बनते हैं मोतीलाल नेहरू और अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास। लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्वराज पार्टी से जुड़े अन्य सदस्य होते हैं एनसी केलकर, श्रीनिवास अय्यर और विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो 1925 में केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। स्वराज पार्टी के गठन को लेकर जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो दिसंबर 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया अधिवेशन में इसको पेश किया जाता है चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास इस इंडियन नेशनल कांग्रेस गया अधिवेशन की अध्यक्षता भी कर रहे होते हैं। इस अधिवेशन में स्वराजी यानी जो परिवर्तन समर्थक होते हैं उनके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव रखा जाता है। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में मतभेद होता है, जो परिवर्तन विरोधी होते हैं, जिसके कारण ये त्यागपत्र दे देते हैं और फिर स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में 1923 में करते हैं।
जिसके पहले सचिव भी बनते हैं स्वराज पार्टी के, और अध्यक्ष होते हैं माफ कीजिए, अध्यक्ष होते हैं चित्तरंजन दास और इसके सचिव बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू, राइट। अब ये जो मतभेद होता है, ये होता है परिवर्तन समर्थक जिनको हम स्वराजी कहते हैं, और दूसरा होता है परिवर्तन विरोधी जिनको हम अपरिवर्तनवादी कहते हैं। परिवर्तन समर्थक कौन होते हैं? तो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वाले परिवर्तन समर्थक स्वराजी कहलाते हैं, जो स्वराज पार्टी की स्थापना का समर्थन करते हैं। और वहीं जो परिवर्तन विरोधी होते हैं, ये विधान परिषदों में प्रवेश करने का विरोध करते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि परिवर्तन विरोधियों में से कौन से प्रमुख व्यक्ति शामिल थे? तो इसमें नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा आप देखते हैं सिराज गोपालाचारी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एम ए अंसारी का। तो ये प्रमुख नाम है जो विधान परिषद में प्रवेश करने का विरोध करते हैं, इसलिए इनको हम परिवर्तन विरोधी या अपरिवर्तनवादी कहते हैं। हालांकि सितंबर 1923 में दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है। स्वराजियों को कांग्रेस के एक समूह में चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाती है। अब स्वराजियों की उपलब्धि के संबंध में कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न आपसे आते हैं। तो 1925 भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जिसे हम पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, इस पर सरकार की पराजय होती है। तो स्वराजियों की उपलब्धता में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि पब्लिक सेफ्टी बिल पर ये सरकार की पराजय करने में सफल होते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल, इसके तहत सरकार अवांछित और विध्वंसकारी चरित्र वाले विदेशियों को देश से निर्वासित कर सकती थी, राइट। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का खोखलापन भी उजागर किया जाता है स्वराजवादियों के द्वारा। तो ये प्रमुख उपलब्धियां थी, आप लोग याद रखिएगा। स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई एक घटना होती है गांधी-दास पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है। नवंबर 1924 में गांधी जी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक संयुक्त वक्तव्य होता है, जिसी को हम कहते हैं गांधी-दास पैक्ट। इस पैक्ट में कहा जाता है कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। इस पैक्ट की पुष्टि 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे होते हैं, वहां पर की जाती है। चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है 16 जून 1924 को। तो ये स्वराज पार्टी के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और तथ्य थे, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए। जो एस्पिरेंट्स 70 बीपीएससी में अपेयर हो रहे हैं वो लगातार रिवीजन करते रहें, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस टाइम प्रैक्टिस और रिवीजन पर सबसे अधिक ध्यान देना है। रिवीजन के लिए आप इन नोट्स को हमारे संकल्प बैच के पेड ग्रुप से ले सकते हैं, एक नॉमिनल फीस में 499 उसकी केवल फीस है। हमारा नंबर 6306473800 है, ये पेमेंट नंबर भी है। इस नंबर पर आप पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पर भेज देंगे अपने नाम को मेंशन करते हुए, तो आपको इस संकल्प बैच के पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर इवोक आईएएस के द्वारा कंडक्ट की गई सभी क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल कर दी जाएगी, राइट। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।